स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होते हैं बेटे, फोकल एंडोमेट्रियल आउटग्रोथ होती हैं जो कि कंटेन कर रही होती हैं ग्लैंड्स, स्ट्रोमा और ब्लड वेसल्स। तो बेसिकली क्या होती हैं, ये एंडोमेट्रियल लियंस की ही एक डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। और इसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उससे जो आउटग्रोथ बनना शुरू हो जाती हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो ग्लैंड्स, स्ट्रोमा और ब्लड वेसल्स, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। अच्छा, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स जो हैं किस तरह के होते हैं, वो कहते हैं एसिम्टोमेटिक होते हैं, इनकी कोई प्रॉपर सिम्टम्स नहीं आती, एसिम्टोमेटिक होते हैं। मोस्टली जो है फीमेल आती है, अगर मैं बात करूँ तो किस तरह कौन सी कंप्लेन लेके आती है, तो वो जो है अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ ही आएगी। वो कहेगी कि मेरी जो कि उसकी जो कंप्लेन होगी अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग ही होगी, ठीक है, अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो ये इसी के साथ ही आएगी, या वो कहेगी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आएगी, या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ आएगी। अच्छा, या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है उसके साथ आएगी। तो ये सारी जो है इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन हो सकती हैं, क्या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग या जो है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये इसकी कॉमन सिम्टम्स हैं। और ये जो क्या है बेटे, वो कह रहा है कि जो पॉलिप्स हैं वो कुछ ना कुछ हद तक फर्टिलिटी को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसका जो है मेनली इफेक्ट पड़ता है वो फर्टिलिटी भी पड़ता है। और इसके अलावा इसके जो रिस्क फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं, ओबेसिटी जो है एक इंपॉर्टेंट इसका रिस्क फैक्टर है जो कि इसको इफेक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा जो है ओबेसिटी के अलावा जो है अगर वो खातून जो कि टमोक्सिफिन एक टैबलेट है, अगर वो उसका लॉन्ग यूज़ कर रही हो मेनोपॉज के बाद, तो उस पे भी जो है पॉलिप्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि पॉलिप्स कौन कौन किस टाइप के होते हैं। तो सिसाइल टाइप होती है एक बेटे इसकी, दूसरी जो है पिडंकुलेटेड टाइप होती है, और इसके अलावा ये मल्टीपल भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकते हैं। तो ये उसने बताया हुआ कि सिसाइल टाइप भी है इसकी, पिडंकुलेटेड टाइप भी है, और उसके अलावा मल्टीपल भी हो सकते हैं। और इनका साइज़ जो है वो वेरी करता है, किस तरह से वेरी करता है, मोस्टली जो है वो 0.5 to 4 सेंटीमीटर तक इनका साइज़ हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर इसको डायग्नोज हम करें तो किस तरह से डायग्नोज करेंगे, तो हम अल्ट्रासाउंड पे जब ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाएंगे तो तब भी जो है हमें ये डायग्नोज हो जाएंगे। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन पे हम इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर हम हिस्टेरोस्कोपी करवाएं तो उससे भी जो है ये पॉलिप्स जो हैं डायग्नोज अच्छे से हो जाते हैं। तो हिस्टेरोस्कोपी, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन या सिस करवा सकते हैं। सिस अब क्या है, सिस कहते हैं सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी। सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, इससे भी जो है हम जो है इसको डायग्नोज कर सकते हैं। वो कहते हैं मोस्टली जो है अगर पॉलिप्स स्मॉलर साइज़ में हो तो वो खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। अगर तो इनकेस बहुत ज़्यादा हो गया है तो फिर हम जो है क्या करते हैं, इसको पॉलीपेक्टमी करते हैं हम पॉलिप्स को रिमूव करवाने के लिए। और ये प्रोसेस हम किसके नीचे कर रहे होते हैं, अंडर जनरल एनेस्थीसिया कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो है हम स्टेरोस्कोप यूज़ करते हुए हम इसको पॉलीपेक्टमी कर सकते हैं और इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो एक तो आप बुक से भी रीड कर लेते हैं। तो इसमें उसने बताया हुआ है कि एंडोमेट्रियल पॉलिप्स क्या होते हैं। एंडोमेट्रियल आउटग्रोथ होती है जो कि क्या कंटेन करी होती है ग्लैंड्स, स्ट्रोमा और ब्लड वेसल्स। और इसके अलावा जो है उसने बताया हुआ है कि एसिम्टोमेटिक होते हैं और अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग करवा रहे होते हैं, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग करवाते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग करवा रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है इनका इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी पे। अगर जो है रिस्क फैक्टर्स हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो है ओबेसिटी और लेट मेनोपॉज, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो है उसने बताया है कि वो खातून जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी यूज़ कर रही हो या जो टमोक्सिफिन यूज़ कर रही होती है उनमें भी इसका जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा जो उसने बताया हुआ है कि पॉलिप्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं, पेडंकुलेटेड होते हैं, सिसाइल होते हैं, सिंगल होते हैं, मल्टीपल होते हैं। एंडोमेट्रियल पॉलिप्स जो है हम डायग्नोज किस तरह से करते हैं, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा के हम डायग्नोज कर सकते हैं, या आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपी करवा सकते हैं, या हम सिस करवा सकते हैं, सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी। ठीक हो गया। उसके बाद उसने बताया होगा अगर पॉलिप्स स्मॉल हो तो वो खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर इनके लार्ज हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम पॉलीपेक्टमी करते हैं। उसके अलावा जो है ये एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है जिसको हम एनेस्थीसिया के नीचे कर रहे होते हैं। तो ये सारे, उसके अलावा एक और एंडोमेट्रियल लियंस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक ये आशरमैन सिंड्रोम होती है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है बेटे। आशरमैन सिंड्रोम क्या होती है, इसमें जो है बेटा एंडोमेट्रियल लियन ही है, ये उसी की ही डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल की जो कैविटी बन रही होती है ना, तो वो जो है फाइब्रोसिस के अंडर जाती है। मतलब उसमें अगर फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाए तो उसके नतीजे में क्या बनना शुरू हो जाती है, एडहियंस बनती हैं। ठीक है, जब एडहियंस बनती हैं तो वो जो है
उसके नतीजे में क्या होता है, जब फाइब्रोसिस होती है एंडोमेट्रियल कैविटी में फाइब्रोसिस हुई, फिर एडियन बनी, एडियन के नतीजे में क्या होती है कि हमारे पास जो है रिड्यूस्ड हो जाती है, ये अब्सेंट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती ही नहीं है, पेशेंट में ठीक हो गया। और उससे क्या होता है कि ये आशरमैन सिंड्रोम हो जाती है। कहता है अगर तो बेसल एंडोमेट्रियम की लेयर एक दफ़ा डैमेज हो जाए या उसका इरिवर्सिबल डैमेज हो, ऐसा डैमेज जो वापस से रिपेयर ना हो, तो उससे क्या होता है कि एंडोमेट्रियल कैविटी जो है फाइब्रोसिस में चली जाती है और एडियन फॉर्मेशन होती है, और इसको हम कहते हैं आशरमैन सिंड्रोम। इसके नतीजे में क्या हो जाता है, रिड्यूस या एब्सेंट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है, सब फर्टिलिटी हो सकती है, और ये कब होती है, प्रेगनेंसी के बाद होती है, जब जो है एंडोमेट्राइटिस होता है, जब यूट्राइन का कोई इन्फेक्शन हो जाए या उसके अलावा मिसकैरेज वगैरह हो या सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज हो, तो तब इसके चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा उसने ये बताया हुआ है कि आशरमैन सिंड्रोम जो है, अगर हिस्टेरोस्कोपी सर्जिकल टेक्निक यूज़ करें तो उससे क्या होता है, जो इंट्रायूट्राइन एडियंस बनी हुई है हम उनको रिमूव कर सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए। उसके अलावा जो है एंडोमेट्रियल एब्लेशन टेक्निक यूज़ करते हुए भी हम इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है उसने ये भी बताया हुआ है कि प्रिवेंशन हम किस तरह से कर सकते हैं, कंजर्वेटिव भी कर सकते हैं, लेस ट्रॉमेटिक सर्जिकल अप्रोच भी कर सकते हैं। सर्जिकल अप्रोच में मैंने आपको बताया क्या करेंगे, एंडोमेट्रियल एब्लेशन करेंगे, या हम स्टेरोस्कोपिक सर्जिकल टेक्निक्स यूज़ करेंगे, जिसमें जो है अगर इंट्रायूट्राइन एडियंस बनी हुई है तो हम उनको रिमूव करेंगे। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया। अगर नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं, हमने फाइब्राइड्स भी पढ़ लिए, अब हम डिस्कस करेंगे एडिनोमायोसिस।